Hello, Matujama, you're watching Morning Pulse on Onbill TV. Commenting on the Noida techie death case, Samajwadi Party chief and member of Parliament Akhilesh Yadav held the state government responsible, alleging failure of emergency response systems. He said it was the duty of the first responders, including the police and the fire brigade, to reach the spot promptly, adding that dial 100 was meant to arrive within 5 minutes. Yadav alleged that the emergency service had been weakened due to corruption, resulting in the loss of a life. He further blamed the Chief Minister and the government for the incident and questioned the reported move to remove the Noida CEO, suggesting it was due to political reason. जब पुलिस को देखिए सिस्टम नहीं, जो पहले पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी, कोई भी होता, चाहे फायर ब्रिगेड, पुलिस, जो भी पहुंचा। जब आप डायल 100 को बर्बाद कर दोगे, डायल 100 का काम था कि 5 मिनट के अंदर पहुंचेंगे आप। ये जान इसलिए गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। डायल 100 को करप्शन पे चढ़ा दिया इन्होंने। कोई भी व्यक्ति, अगर याद हो आपको, लखनऊ की जब पहली खबर आई थी, किसी घर में कोई चोर या बदमाश घुस गए थे, 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी या 4 मिनट में पुलिस पहुंची थी। ये डायल 100 इसलिए बनाया था कि रिस्पॉन्स सिस्टम सबसे फास्ट हो, और जो डायल 100 में पुलिस कर्मचारी थे वो बहानाबाजी ना कर सके किसी काम को लेकर के, इसलिए एक एसओपी और किताब बनाकर उनकी जेब में रख दी थी कि किसी काम को लेकर के बहाना ना करेंगे, ये काम मेरा नहीं है, ये डूबते हुए को बचाना मेरा काम नहीं है, या कोई हमारे मेडिकल सपोर्ट देना है तो ये काम हमारा नहीं है। तो एक एसओपी बना करके रखी थी उनकी जेब में। इस सरकार ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया। अगर उस इंजीनियर की जान गई है तो मुख्यमंत्री और सरकार की वजह से, जिन्होंने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। और अब क्या करे, सीओ हटा दो नोएडा को। अरे सीओ नोएडा इसलिए हटाया, वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा इनका मन का। हटाना था, पुलिस हटानी थी, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। पुलिस कैसे हटा लोगे आप? पुलिस कैसे हटा लोगे आप? किसी बड़े अधिकारी को हटा सकते हैं ये? अरे मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को हटा सकते हो क्या नोएडा से आप? डीएम को हटा पाओगे आप? अगर डीएम को हटा दोगे तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो जो भी कुछ हो, ये आप नहीं समझते बात को क्या? सबसे पहले बड़े अधिकारी को हटाना चाहिए था पुलिस, जिसकी वजह से जान गई है। क्योंकि डायल 100 और एम्बुलेंस और तमाम ऐसे रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए अर्बन एरिया में। किसने बर्बाद किया डायल 100 बताओ आप? इंजीनियर बेचारा खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, पिता को फोन किया। सोचो क्या गुजरा हुआ उसके पिता पर कि फोन आया, मेरा बेटा जिंदा है, और बेटा चला गया, बचा नहीं पाए। सोचो, सामने जान चली गई उसकी। और फिर क्या कहते हैं कि वो शराब पिए था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। ठीक है, उस पानी से नहाना मत, न पीना। बहुत धन्यवाद। इतनी सीरियस बात चल रही, जाने कहां से आ गई। ये कोई बात हुई? मतलब देखो, बताओ आप, इतना सीरियस बात थी नोएडा की। गंदा पानी है नगर निगम में। जब गंदे लोग नगर निगम में बैठेंगे तो गंदा पानी नहीं होगा तो क्या होगा? जब गोमती ही गंदी है, जहां से पानी आ रहा है। अच्छा, जिस मुख्यमंत्री को ही नहीं पता बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, डीओ क्या है, तो क्या आपको ड्रिंकेबल वाटर देंगे, पोर्टेबल वाटर देंगे? क्या देंगे आपको? तो आप लोग भी तो घबरा जाते हो, डर जाते हो आप लोग भी। कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए हैं मैदान में, और एक एक सनातनी उनके साथ है। एक एक सनातनी उनके साथ है, और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। हमारा पूरा उनसे संपर्क है सीधा, थ्रू सैटेलाइट। The Youth Congress staged a demonstration outside the residence of Odisha Chief Minister Mohan Charan Maji, alleging attacks on minority communities in the state. Addressing the protest, Congress leader Rashi Ravas accused the BJP-led government of failing to protect
minorities claiming incidents of violence and intimidation. He further alleged that the law enforcement agencies were acting under political pressure, creating an atmosphere of fear among minority communities. देखिए, जिस तरह उड़ीसा में बीजेपी सरकार आने के बाद यहाँ माइनॉरिटी मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए, हर कोई असुरे की थोप पड़ा है। गरीबों को रास्ते में रख के मारा दिया जा रहा है। बालेश्वर में एक युवक को पीट के मार दिया गया। ढेकानाल में क्रिश्चियन कम्युनिटी फादर को मार के चप्पल पिला के गोबर खिला कर दिया। इस देश में पुलिस नहीं है। यह पुलिस नौकरी करने के बाद शपथ लेके पुलिस नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी के पॉकेट में काम कर रहा है, बीजेपी के इशारे में काम कर रहे हैं। आज साधारण माइनॉरिटी कमीशन डर के हालात में है, आज न्याय दे नहीं पा रही है, क्योंकि बीजेपी एक ही मकसद है, जो मेन मुद्दा है उसको भटकाने के लिए ये सब धंधा करवा रहा है, माइनॉरिटी पर अटैक कर रहा है, आइन कानून को तोड़ रहा है दिनदार, लेकिन पुलिस सरकार का कुछ निगाह नहीं, सरकार नींद में सोया है। आज मोहन मांझी जिसका योग्यता नहीं है उसको सवाल करना है, कब तक न्याय मिलेगा माइनॉरिटी को, कब तक अत्याचार होता रहेगा, कब तक इस अपराधी को एक्शन कब होगा, सवाल पूछना है। जब मोहन मांझी बीजेपी सरकार जवाब नहीं देगा, हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। इस्तीफा देवे उसके पास कैपेसिटी नहीं है सरकार चलाने के पास, तुरंत इस्तीफा देना जरूरी है मोहन मांझी को। Rehearsals for the Republic Day parade and the celebration are underway at Bakshi Stadium in Srinagar. Kashmir Divisional Commissioner Ashul Garg said the divisional level Republic Day will be held at the stadium this year and that all contingents and participants are fully prepared and rehearsing with enthusiasm. He added that despite brief disruption caused by rain, team worked swiftly to ready the venue and all departments have completed their arrangements for the event. तो मैं आप सभी को आने वाले रिपब्लिक डे के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही मुबारक मौका है हमारे लिए और पूरी शान और शौकत के साथ, जैसे कि हर साल होता है, हमारा जो डिविजनल लेवल इवेंट है यहाँ पर बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके लिए तैयारियां पूरी मुकम्मल की गई हैं। हमारे जितने भी 11 परेड कंटिंजेंट्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हों चाहे हमारे स्कूली बच्चों के जो 10 परेड कंटिंजेंट्स हैं, सभी की पूरी तैयारियां हैं और पिछले 1 महीने से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स रिहर्सल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने पूरे जोशो खरोश के साथ अरेंजमेंट्स किए हैं। और जैसा कि हमने देखा कि कल या परसों जो बारिश हुई उसके बाद भी कुछ डिसरप्शंस आई थी, लेकिन हमारी टीम्स ने 24 घंटे लगातार मेहनत करके स्टेडियम को पूरी तरीके से तैयार किया है। तो मैं आप सबके ज़रिए श्रीनगर की, कश्मीर की सारी आवाम को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि हर साल की तरह ही इस साल भी बख्शी स्टेडियम के हमारे इवेंट में ज़रूर शिरकत करें, पहुँचें और सुबह 8:30 बजे तक मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि सभी लोग अपनी अपनी सीट्स लें ताकि कोई इनकन्वीनियंस उन्हें ना हो और सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां रिपब्लिक डे के लिए की गई हैं। थैंक यू। जानना चाहेंगे जिस तरीके से वेदर कंडीशंस कल से बनी है, ओवरऑल वैली की असेसमेंट जानना चाहेंगे, डैमेज क्या है और इंतजामिया की तरफ से क्या। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हम सभी के लिए बहुत मुबारक बात है, मुबारक का मौका है कि बर्फ़ हमें देखने को मिली है और काफ़ी समय से लोग इंतज़ार इसका कर रहे थे और वैली के ज़्यादातर हिस्सों में, श्रीनगर को छोड़कर सभी हिस्सों में काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी रही है और ज़रूर बहुत तेज़ जो विंड स्पीड थी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की रफ्तार की विंड स्पीड थी, जिसकी वजह से कुछ डैमेज, कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट्स है रेस्टोरेशन पर तुरंत लग गए थे और पावर के लिहाज से भी बात करें तो काफ़ी इफेक्टिव रेस्टोरेशन का जो है स्पीड रही है और जो आखिरी के 2 132 केवी स्टेशन है वो भी उम्मीद है कि आज दोपहर तक रिस्टोर होंगे। तो सभी के सभी हमारे जो स्टेशन हैं काम करने लगेंगे आज दोपहर तक और जो बाकी इलाके जहाँ जहाँ कहीं रेस्टोरेशन बाकी है उसका काम भी आज चल रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज वेदर काफ़ी मतलब इम्प्रूव हुआ है कल से, तो मैं समझता हूँ आज शाम तक हम देखेंगे कि सब तरीके की जो सर्विसेज हैं वापस रिज्यूम हुई हैं। आज सुबह से हमने देखा है कि एयरपोर्ट की सर्विसेज वापस नॉर्मल हुई हैं, ट्रेन सर्विसेज वापस नॉर्मल हुई हैं। तो इसी तरीके से जो दूर दराज के इलाकों में जहाँ रोड क्लियरेंस का काम चल रहा था वो भी आज दोपहर तक हमें कंप्लीट करने की। सर, ये स्नो क्लियरेंस का थोड़ा सा जानना चाहिए, ऑल्दो कि आपने इसका जिक्र किया लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया स्टिल अभी वहाँ से स्नो क्लियरेंस नहीं है। देखिए, ऐसा है कि स्नो क्लियरेंस का एक पुख्ता प्लान बनाया जाता है MED, RNB, PMGSY और सभी एजेंसीज के तहत और तकरीबन 20,000 किलोमीटर की रोड लेंथ है जिसमें से 15,000 किलोमीटर की रोड लेंथ को क्लियर कर लिया गया है, तकरीबन 75%। बाकियों और इंटीरियर रोड्स के ऊपर जो है वो काम अभी चल रहा है और आज शाम तक हमारा टारगेट है, जैसा कि ऑनरेबल CM साहब ने भी डायरेक्शंस दी हैं कि आज शाम तक इस काम को हम कंप्लीट करें।
Addressing a session of the Indian Constitution at the Kerala Literature Festival, Congress MP Shashi Tharoor said conversions are not illegal by nature, but alleged that anti-conversion laws passed in some states have enabled vigilante groups to interfere with citizens' freedom of religion. He added that only the Supreme Court has the authority to make a final pronouncement on the matter. I'm not going to specify secular because the policy of every government depends on the mandate they get from the people and they can decide. However, the fact is that the Articles 25 to 28 of the Constitution, which give you not only the freedom of religion, the right to worship as you wish, but even the right to propagate your faith, and essentially guarantee the right of every Indian citizen to practice their own faith in the way in which they deem appropriate, that is de facto what we understand by secularism. So whether you have the word secularism or secular or not, the Constitution is secular. That can't be changed. Now coming back to But yet, Dr. Tharoor, today, if you're practicing in your own home, as we've just seen recently, you can be arrested, especially if you're Muslim. So what is happening now? Well, no, also Christians have also endured some attacks, particularly in some of the Hindi heartland states. And Orissa. And the problem is some of these states have passed, quote unquote, anti-conversion laws, which ostensibly outlaw conversion by inducement or force, but in practice are being weaponized by vigilante groups who are not actually government bodies. These are sort of private organized bands of many cases thugs. They have been going around intruding on people's freedom of worship by claiming that what they were doing was preventing forced conversion or conversion by allurement. Now, this has created a real situation of tension in many parts of the north. You know that there is a particular problem amongst the Christians in the tribal belts and in other areas, and there is also a problem for Muslims in some other areas. All I can say on this one is that the time does not yet seem to have come when a case has arisen that would actually raise a constitutional challenge against these anti-conversion laws. And I don't know how such a challenge would work out in the Supreme Court. But if you look at the provisions of these anti-conversion laws, they have by and large been drafted in a way, because already in any situation, forcing anyone to convert is obviously illegal anyway. And the law simply puts into black and white something that was already de facto illegal. Allurement is a little more difficult to prove. And therefore, arguing that somebody was induced or allured to convert would be a little more challenging. The bigger question, however, is how do you square these state anti-conversion laws with the provisions of the Constitution that guarantee freedom of religion, freedom of worship, and freedom to propagate religion? This is something only the Supreme Court can pronounce definitively on. But I think all of us will have our views on this. This is going to be a very key issue. BJP's newly appointed National President Nitin Nabin will be on his first official visit to West Bengal on January 27 and 28, during which he will participate in a series of key organizational meetings aimed at strengthening the party's grassroots framework ahead of the state assembly elections. Nitin Nabin will chair a state core team meeting in Durgapur on January 27, focusing on organizational strategy, political roadmap, and upcoming programs. On January 28, Nabin will attend the Bardhaman Bigat Karta Sammilan at Chitralaya Mela Maidan Purba Bardhaman, where he will interact with party workers. Later in the afternoon, he will participate in the Asansol District Kartavya meeting in Raniganj, addressing organizational issues and guiding party workers at the district level. The back-to-back visit of senior BJP leader underlined the party's focus to efforts to strengthen its organization and sharpen its political strategy in West Bengal. Speaking on the evolving role of the Judiciary, Chief Justice of India Justice Surya Kant said that high courts must not only preserve their power but also modernize their practices. Emphasizing the need for a strong digital gateway, he noted that as citizens' rights face new challenges for automated systems and emerging technologies, court must adapt and use technology to ensure justice and equality. It was a moral one. It allowed public-spirited individuals
and organizations to knock on the doors of the high courts on behalf of those whose voices are muffled by poverty, illiteracy, or social marginalization. The power to take suo motu cognizance, though within well-known self-designed restraints, is another wonderful example how the tool of 226 can be effectively enforced to render true justice. Furthermore, the high courts have utilized Article 226 to fill what we call the legislative vacuum. When the law is silent, the sentinel does not remain mute. We have seen high courts issue temporary directions to protect the environment, ensure the dignity of prisoners, and secure the rights of migrant workers during national crisis. This is the principle of gap filling. The idea that the court's writ must run wherever there is a void in justice. Perhaps the most critical yet overlooked facet of access provided by Article 226 is the power of granting interim relief. For a small farmer whose land is being seized, or a student wrongly denied admission, justice delayed is not justice denied, it is justice destroyed. The High Court's ability, therefore, to stay an executive action at the very first hearing is often the only real access the citizen ever experiences. It is the hallmark of the constitutional court's protective jurisdiction under 226 to intervene at the threshold, ensuring that the status quo is preserved so that justice is not defeated by the fait accompli of administrative haste. In this scenario, the High Court fulfills the preambular promise of social, economic, and political justice. It ensures that the law is not a static monolith, but a dynamic force that bends towards the need of the people it serves. As we look at the evolution of this provision, we see that it has transformed the High Courts from a mere forum for dispute resolution into a guardian of the constitutional consciousness, constitutional morality, and constitutional principles. If the history of Article 226 has been one of the expansion, its future must be one of refinement. As we look toward the next chapter of our republic, the judicial watchman faces challenges that our founding fathers could scarcely have envisioned. The digital divide, the complexities of the artificial intelligence, the sheer weight of mounting arrears, all this for the constitutional promise of access to justice to remain meaningful, the High Courts, I would humbly say, must not only preserve their powers, but also evolve their practice. The first frontier is the digital gateway. In an era where a citizen's rights are likely to be infringed by an automated system or by burgeoning technology, our courts must adapt accordingly. Access to justice in this 21st century is inextricably linked to technological parity. It is a well-known truism that advancement in technology is further deepening the economic divide between the haves and the have-nots. Thus, technology must instead be harnessed towards ensuring justice equality. The judicial equality is a guarantee which the High Courts need to enforce.
how does this manifest in day-to-day courtroom functioning? After being conferred with Uttar Pradesh Gaurav Samman 2026, IIF Group Captain and Indian astronaut Shubhanshu Shukla said he feels elated returning to his birthplace. He added that initiatives like this are a great source of motivation for the youth and praised the government for the program. कोई सवाल क्या, कुछ एनीथिंग यू वांट टू नो, ये बताइए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं खुद ही यहीं से हूँ, लखनऊ से हूँ, और वापस आके एक तो बहुत अच्छा लगता ही है क्योंकि घर वापसी जैसा होता है। लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम था ये बहुत मुझे अच्छा इस वजह से लगा क्योंकि बहुत अलग अलग डिसिप्लिन और अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया, और मुझे लगता है कि ये देख के बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे बढ़ के ऐसा ही कुछ काम करें कि उनको भी मंच पे बुला के सम्मानित किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिसके द्वारा बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। वैसे तो कई जगहों पे आपको सम्मानित किया गया, लेकिन आज गृहमंत्री अमित शाह को सम्मान दिया, वो कैसा अनुभव था, कैसा? ये देखिए, सम्मान जहां से भी मिलता है बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है पूरा देश ही मेरे मिशन के बाद इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। और आज जो सम्मान मिला वो मेरे ही घर में, मेरे ही शहर में मुझे मंच पे बुला के सम्मान मिला, तो मुझे लगता है इससे बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है। नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बस बधाई दी और प्रोत्साहन दिया कि आगे भी हमने, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि भारत अपने खुद के ये मिशन करना चाह रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, तो आगे आने वाले मिशन के लिए बधाई भी दी और प्रोत्साहन भी दिया कि हमें उनको पूरा भी करना है। जी, धन्यवाद, थैंक यू। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.